अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है क्लोनिंग। क्लोनिंग के ज़रिए हम बहुत से फ़वाइद, बहुत से मकासद हासिल कर सकते हैं। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग हमारे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी सेल या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या पूरी इंडिविजुअल की कॉपीज़ बनाते हैं, लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। और जो क्लोन्स बनते हैं यानी जो हम बनाते हैं उसको क्लोन कहते हैं। वो आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल, सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के मुताबिक, सिवाय उसके वो सेम नहीं होंगे क्लोन जिसमें म्यूटेशन आ जाए। तो म्यूटेशन किस चीज़ को बोलते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। म्यूटेशन बोलते हैं जब जीन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। जीन के स्ट्रक्चर में चेंज किस तरह आता है? जीन हमारे पास बनते हैं प्रोटीन से और डीएनए से। अब डीएनए का हमें पता है, चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डीएनए हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड के चेन से बने हुए हैं। अब इसी डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर कोई बेस पेयर या डिलीट हो जाए या रीअरेंज हो जाए या हम कोई इंसर्ट करें, तो इसकी वजह से जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो सारे क्लोन्स अपने पेरेंट्स जैसे आइडेंटिकल होंगे सिवाय उन क्लोन्स के जिनमें म्यूटेशन आ जाए। एनिमल्स में नेचुरली क्लोनिंग मौजूद नहीं है, सिवाय हमारे पास कुछ इंसेक्ट से और कुछ हमारे पास प्लांट है। पहली दफ़ा स्कॉटलैंड में एक शीप को क्लोन किया था और इस शीप को नाम दिया था डॉली शीप। क्लोनिंग में इस एक्चुअली क्या करते हैं, उन्होंने ये किया था कि इनके पास एक फर्टिलाइज्ड एग था। फर्टिलाइज्ड एग, लेट सपोज ये एग है हमारे पास। ये एग के अंदर क्या है, न्यूक्लियस एग है, लेकिन कौन सा एग है, फर्टिलाइज है, और ये एग के अंदर न्यूक्लियस है। उन्होंने क्या किया था, इनके पास एक दूसरा डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म था या डेवलपिंग न्यूक्लियस था। उसमें भी क्या था कि लेट सपोज ये सेल है, इसमें भी क्या है, न्यूक्लियस है। तो इन लोगों ने क्या किया कि फर्टिलाइज एग का जो न्यूक्लियस था ये वाला, ये रिमूव किया और ये वाला न्यूक्लियस लेके आए यहाँ पे। उन्होंने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया। डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस निकाल के फर्टिलाइज एग में डाल दिया और इसका जो अपना न्यूक्लियस था वो रिमूव किया। अब इसी सेल से जो ऑर्गेनिज्म बन गया, किस तरह बनता है, उसको एक वोम में रखा गया था, नेचुरल इन्वायरमेंट दिया था, तो ये एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। अब ये जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, सेल तो यही था लेकिन न्यूक्लियस हम यहाँ से लेके आए थे, लिहाजा ये ऑर्गेनिज्म सिमिलर होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा इस ऑर्गेनिज्म के मुताबिक। यानी जिस तरह हमने जिक्र किया कि क्लोन क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल सिमिलर होंगे। इसी तरह इन लोगों ने शीप के भी क्लोन्स किए थे, उन्होंने काउस के भी किए थे, उन लोगों ने माइसिस भी एक्सपेरिमेंट किए थे। एक दूसरा हमारे पास क्लोनिंग का एक दूसरा तरीका है जिसमें क्या कर लेते हैं साइंटिस्ट, क्या कर लेते हैं कि इनके पास डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं या डेवलपिंग सेल होते हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आइडेंटिकल कॉपीज बन जाते, एक कॉपीज बन जाते हैं, और उसी आइडेंटिकल कॉपीज में क्रोमोसोम मौजूद होंगे दोनों पेरेंट्स के। क्लोनिंग की बदौलत हम क्या कर लेते हैं, इंसान क्लोनिंग से हम कमर्शियली इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई नायाब किस्म के लेट सपोज हार चीज़ें घोड़े हैं, अब वो हमारे पास ज़्यादा आ जाए। किस तरह, हमने सिर्फ इनकी पॉपुलेशन मेंटेन नहीं रखनी,
बल्कि हमने इसका जीनोटाइप मेंटेन रखना है। तो कमर्शियली हम क्या कर लेते हैं, क्लोन को यूज़ करते हैं और उसकी बदौलत हम बहुत सारे क्या कर लेते हैं, एनिमल्स ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि जीनोटिपिकली उसके पेरेंट जैसे सेम होते हैं, उसमें वही कैरेक्टर होते हैं जो इनके पेरेंट्स में होते हैं। जहाँ तक ह्यूमन क्लोनिंग की बात है, ह्यूमन क्लोनिंग बैन है, हम ह्यूमन क्लोन नहीं कर सकते। उसके बहुत सारी रीजंस है कि हमारे लिए तो इतना पॉसिबल भी नहीं होता, उसके लिए हम उस तरह इन्वायरमेंट भी क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि हमारा जो मजहबी इस्लाम भी अलाउड नहीं करता, इथिकली अलाउड नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजंस है। दैट्स ऑल अबाउट द क्लोनिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कंजर्व कर सकते हैं। प्रोटेक्शन का ये मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या पूरी पॉपुलेशन आप लोग ले ले या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन से स्टेप करते हैं, हम अपने माहौल को, अपने सराउंडिंग को, अपने नेचर को किस तरह बचाते हैं। कंजर्वेशन इसको बोलते हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचुरल माहौल में कोई चेंज आ जाए, हम उसमें रिपेयर करें, उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कंजर्वेशंस। एडवांसमेंट्स के साथ साथ यानी हम इंसान क्या चाहते हैं, हम स्टैंडर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइफ तो गुजार रहे हैं, लिहाजा डे बाय डे हमारे इंडस्ट्रीज की तादाद भी ज़्यादा हो रही है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशंस, फैक्ट्रियाँ, कारखाने ज़्यादा हो रहे हैं। हमें प्रोडक्ट्स तो प्रोवाइड करते हैं, हमें फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, हमें कपड़े प्रोवाइड करते हैं, थाउजेंड ऑफ मटेरियल हमें प्रोवाइड कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि इसी इंडस्ट्री से क्या होता है, इनसे गैस निकलता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, जो कि क्या कर लेते हैं, एसिड रेन बन जाते हैं, हमारे बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एसिड रेन क्या होता है कि वो क्या कर लेते हैं, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारे पास ओशंस है, हमारे कैनाल्स है या रिवर्स है, उसकी एसिडिटी इंक्रीज कर लेते हैं। लिहाजा क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज अगर गैस इंडस्ट्री से गैस इमिट होता है, गैस क्यों इमिट होता है कि वहाँ भी हम क्या जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल में हमारे पास कोयला हो गया, हमारे पास गैस हो गया, पेट्रोल हो गया। तो इसका एक किस्म का ये है कि हमारा जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर क्या है, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्वेटिक लाइफ वो लाइफ जो कि पानी में है, हमारे पास यानी ज़मीन पे इतनी डाइवर्सिटी मौजूद नहीं है ऑर्गेनिज्म की, जितनी डाइवर्सिटी हमारे पास क्या है, एक्वेटिक लाइफ में है। तो इनकी वजह से एक्वेटिक लाइफ का जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मतलब डायरेक्टली क्या होगा, इंसान के लिए खुराक की कमी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में साथ साथ क्या होता है कि इसी कारखानों से, इस फैक्ट्री से क्या निकलते हैं, इन्हीं से केमिकल निकलते हैं, और यही केमिकल फिर चले जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर लेते हैं। किस तरह पॉल्यूट कर लेते हैं कि यही पानी हमारी स्ट्रीम, नदी नाली में चला जाता है। साथ साथ जो गैस निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिजीज काज कर लेते हैं, इवन इतने भी कुछ हमारे केमिकल पैदा कर लेते हैं कि जो कि हमारे लिए क्या है, कार्सिनोजेन्स है, यानी कैंसर काजेज हैं। लेकिन हम क्या कर लेते हैं कि इसी जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन है। चैप्टर नंबर 12 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में हमारे पास वाटर पॉल्यूशन है, हमारे पास नॉइस पॉल्यूशन है, हमारे पास सॉइल पॉल्यूशन है। इनकी काजेस क्या है और इस पर हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम किस तरह कंट्रोल करते हैं कि हम यूज़ करते हैं, हमारे पास बायोलॉजिस्ट ये कोशिश करते हैं
कि वो क्या कर लेते हैं, बायोरिमिडिएशन। बायोरिमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से। यानी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एलजी है। अब एलजी की मदद से हमारे पास जो हैवी मेटल्स होते हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, इनको हम रिड्यूस कर लेते हैं। बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस न सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ नायाब स्पीशीज है, डिफरेंट एनिमल्स के हैं, प्लांट्स के हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व नहीं करते, बहुत सारी स्पीशीज जो कि अभी क्या है, हम इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं, इंडेंजर्ड जिसको हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। यानी इंजेंडर्ड फॉर्म या इंजेंडर्ड स्पीशीज इसको बोलते हैं वो स्पीशीज कि इनको ख़तरा लाहक होता है कि अगर हमने उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर नहीं किए या हमने इसको कंजर्वेशन उसकी ना की तो कुछ ही आने वाले टाइम में वो उनकी जो स्पीशीज़ है वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। और जब वो ख़त्म हो गए तो फिर इसको हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। स्पीशीज़ इंडेंजर्ड क्यों होते हैं? स्पीशीज़ इंडेंजर्ड इस वजह से होते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट रीजंस है। डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करेंगे? हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बढ़ रहे हैं। क्यों? डिमांड बढ़ रहे हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, जिस ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे दरख्त होंगे, हम दरख्तों को काटते हैं, घर बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं। लिहाजा फॉरेस्ट क्या होते हैं? फॉरेस्ट हमारे पास जो जंगल है ये तो जानवरों परिंदों के घर हैं। यानी क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस हो रहा है। हैबिटाट लॉस, हैबिटाट लॉस का ये मतलब है, हैबिटाट बोलते हैं मस्कन को, लॉस का मतलब है ज़ाया करना, वो जगह जहाँ पे जानदार रहते हैं। अब जितने भी हमारे पास बर्ड्स है या जितने भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स है, इनके घर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हैबिटाट लॉस हो रहा है। हैबिटाट लॉस हो रहा है तो जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी बर्ड्स है, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। यानी इनकी पॉपुलेशन क्या होती है, इनकी ग्रोथ सही नहीं होती, इनकी रिप्रोडक्शन सही नहीं होती। इसी तरह क्या कर लेते हैं, हैबिटाट लॉस के साथ हमारे पास क्या है, क्लाइमेट चेंजेस है। क्लाइमेट चेंजेस है, क्लाइमेट चेंजेस जो कि ग्लोबल इशू है आजकल। हमारा जो क्या है, टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, इसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो यही डिफॉरेस्टेशन, यही इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ये क्या है, इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज जो कि अभी तो इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं, लेकिन अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, हमने उसको बचाया नहीं, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यानी इसकी सिंगल स्पीशीज भी इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगी और ख़त्म हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जंगल में एक जानवर है, स्नो लेपर्ड है, या इस तरह कोई एक्वेटिक एनिमल में कोई फिश है, तो इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है? अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या नुकसान इंसानों के लिए, या इंडेंजर्ड है तो क्या नुकसान है? तो नुकसान ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, फूड चेन तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9 टाइम। जिस तरह मैं सिंपल कह सकता हूँ कि हम क्या कहते हैं कि कुत्ता खाता है बिल्ली को, बिल्ली खाता है चूहे को, इसको हम क्या नाम देते हैं, फूड चेन। तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है या प्लांट्स है, ये फूड चेन के जरिए एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब अगर फूड चेन में एक कम होता है, इसको हम स्ट्रैटिक लेवल का नाम देते हैं, लेट ऑन हम इसको डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एक कम होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे जाता है, दूसरे की पॉपुलेशन कम होती है तो तीसरे पे जाती है इसका इफेक्ट, और इस तरह एंड पे जो इफेक्ट है, जो नुकसान है, वो किसको आएगा, इंसान को आएगा। पाकिस्तान में क्या है हमारे पास,
हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों? तुम लोग देखते हो कि क्या है, हमारे पास अप्रैल एंड होने वाले, लेकिन अभी हमारे पास सर्दी, अचानक गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर होता है तो 50 तक होता है, सर्दी में होता है तो माइनस तक आ जाता है। ये सारे क्लाइमेट चेंजेस हैं। और हमारे यहाँ क्या है, हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इसका जितना भी पानी है नदी नालियों में जाता है, जितना भी ये से ऊपर जाता है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, हम जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो इन्वामेंटल फ्रेंडली फ्यूल हो। इन्वामेंटल फ्रेंडली का ये मतलब कि इसके ज़्यादा नुकसान ना हो हमारे लिए। या हम क्या कर लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन ना हमें नहीं करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन करेंगे तो हैबिटेट लॉस नहीं होगा, हैबिटेट लॉस नहीं होगा तो हमारे पास स्पीशीज़ इंडेंजर में नहीं जाएंगे, इंडेंजर में नहीं जाएंगे तो एक्सटेंशन नहीं जाएंगे। और ये है कि हमारे पास जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो हमारे पास जो नेचर है, जो कि अल्लाह ताला ने हमें हमारे लिए बनाया है, वो क्या होगा, वो हमारे लिए महफूज, बल्कि हमारे जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए सेव होगा। तो ये हो गया क्लोनिंग का और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तुम लोग कोई जो क्विज़ हैं, कभी 5 देता हूँ कभी 10 देता हूँ, लेकिन ये होगा कि पीछे वाला भी इंक्लूड होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।